स्टूडेंट्स, आज हम आगे के वीडियो में देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर, जो कि पेज नंबर 8 पे है। आप लोग अपनी बुक्स ओपन करिए। सो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द कंपनी यूज्ड मीर जाफर एज अ गोल्डन सैक इनटू विच दे कुड डिप देयर हैंड्स एट प्लेजर। प्लासी का जब युद्ध हो गया तो मीर जाफ़र जो था कंपनी के हाथों की कठपुतली बनकर हो गया और धीरे धीरे कंपनी का जो खजाना था वो खाली होने लग गया, क्योंकि किसको गिफ्ट देने में और उनकी इच्छाओं को पूरी करने में द ट्रेजरी वाज एम्पटी। धीरे धीरे खजाना खाली हो गया। द डिमांड ऑफ कंपनी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। जो कंपनी की डिमांड्स थी वो बढ़ती जा रही थी। द ऑफिशियल एंड देयर एजेंट्स एक्सप्लॉइटेड peasants and craftsmen and forced them to sell their good at cheaper rate and thus made huge profit। जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, जो दलालों और किसानों और दस्तकारों को लूट रहे थे और उनको बाध्य कर रहे थे कि वो अपना सामान उन्हें कम दामों पर, अपना जो रॉ मटेरियल है, जो सामान है, उसे कम दामों पर बेचें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। द नवाब मीर जाफ़र डिड नॉट गेट ऑन an opportunity to take decision in favor of his state interest, as he was disposed of and his son-in-law Mir Qasim was made the Nawab of Bengal। जब मीर जाफ़र कोई कठोर निर्णय नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वो कंपनी के हाथों की तरीके से कठपुतली थे, तो कंपनी से जब उन्होंने कहा तो मीर जाफ़र को उनके नवाब की गद्दी से हटाकर उनके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया गवर्नर बना दिया गया था। मीर कासिम रियलाइज्ड हिज पोजीशन ऑफ अटर डिपेंडेंस ऑन द ब्रिटिश कंपनी। ही बिगिन टू कंसोलिडेट पावर। जब कासिम को ये एहसास हुआ कि वो कंपनी पे बहुत ज़्यादा तरीके से निर्भर है, तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो पावर है या शक्ति है उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। ही डिसमिस्ड लॉयल ऑफिसर ऑफ इंग्लिश। ही बुल्ट अ न्यू मिलिट्री सेटअप एंड द अबोलिश द कस्टम ड्यूटीज़। उन्होंने क्या किया, जो कंपनी के जो अधिकारी उनके दरबार में थे उनको हटा दिया और एक नया मिलिट्री सेटअप नए सैनिकों के साथ शुरू किया। और जो चेक देना, जो टैक्स देना पड़ता था वो सभी को, व्यापारों की जो टैक्स थी वो सभी के ऊपर समाप्त कर दी। जिससे कंपनी को क्या हुआ, उससे जो टैक्स मिलता था कंपनी को, उससे कंपनी को भारी ज़्यादा नुकसान हो गया। दीज स्टेप प्रूव्ड डिस्ट्रस फॉर द कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। फाइनली इन द बैटल फॉट इन 1763 फिर से युद्ध हुआ मीर कासिम और ब्रिटिश कंपनी में। द नवाब ऑफ अवध शुजा उद्दौला वॉज ऑल्सो मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी फोर्स एंड ही फ्लैड टू अवध। जो मीर कासिम की इस युद्ध में हार हो गई और वो अवध भाग गया। द नवाब ऑफ अवध शुजा उद्दौला was also against the British and Shah Alam, the fugitive Mughal emperor, has taken refuge in Awadh। तो जो नवाब अवध गया तो अवध में के जो नवाब थे शुजाउद्दौला वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे। इसी तरह मुग़ल एम्परर जो थे वो भी शाह आलम, वो भी अवध में अपना जीवन काट रहे थे। द थ्री अलाइज क्लैश्ड विद द कंपनी आर्मी एट बक्सर ऑन 23 अक्टूबर 1764 एंड दे वर डिफीटेड। ये तीनों ने मिलकर बक्सर नामक जगह पर 23 अक्टूबर 1764 पर लड़ाई लड़ी, लेकिन इन तीनों की हार हो गई। सिराजुद्दौला एंड शाह आलम इन 1765 साइन ट्रीटी विथ क्लाइव। और सिराजुद्दौला और शाह आलम ने दोनों ने एक संधि कर ली 1765 में लॉर्ड क्लाइव के साथ में। ओके, सो हम पढ़ेंगे ट्रीटी विद द नवाब अवध और the English signed a treaty with the Nawab of Awadh and Allahabad in August 1765. What is the feature? Let us see. The English were to get rupees 50 lakhs as compensation for war and Awadh was be returned to the Nawab। अवध के नवाब को 50 लाख रुपए हर जाने के तौर पर अंग्रेज़ों को देने थे और उसके बदले में वो अंग्रेज़ अवध को वापस नवाब को लौटा देंगे। नेक्स्ट है नवाब ऑफ अवध कंसीडर्ड इलाहाबाद कारा एंड एडजॉइनिंग एरिया टू मुग़ल एम्परर शाह आलम। उसके आस कड़ा और इलाहाबाद के आसपास का जो अवध का क्षेत्र अवध से पृथक कर अवध से हटा करके जो मुग़ल एम्परर थे शाह आलम उनको दे दिया जाएगा। नंबर 3, द ब्रिटिश वर टू हैव
कंप्लीट कंट्रोल ओवर चुनार फोर्ट, और जो चुनार फोर्ट था वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के कब्जे में चला जाएगा। और फोर्थ इज़ द ब्रिटिश वर टू हैव द राइट टू टैक्स फ्री ट्रेड इन द टेरिटरी ऑफ अवध। अवध में की सीमा में या अवध में शासन करने के लिए उनके व्यापार को सुविधा मिलेगी, उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ मुग़ल एम्परर शाह आलम से भी अंग्रेज़ों ने ट्रीटी की। वो ट्रीटी क्या थी? कारा, इलाहाबाद एंड एडजॉइनिंग एरिया और टेकन फ्रॉम नवाब ऑफ अवध हैंडेड ओवर द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर को ये अवध से जो कड़ा और इलाहाबाद उसके आसपास के क्षेत्र मुग़ल बादशाह को दे दिए गए थे। द कंपनी एग्री टू पे ₹26 lakhs एवरी ईयर टू मुग़ल एम्पायर। कंपनी जो अंग्रेज़ों को 26 लाख रुपए, अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया कि कंपनी हर साल मुग़ल बादशाह शाह आलम को 26 लाख रुपए हर साल देगी। फ्रॉम शाह आलम द मुग़ल एम्पायर द कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इसकी सहायता के बदले में मुग़ल बादशाह जो थे वो अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे देंगे। 10 मुग़ल एम्पायर बिकम अ वर्चुअल प्रिजनर ऑफ द इंग्लिश कंपनी। इस प्रकार से जो मुग़ल बादशाह थे अंग्रेज़ों पर आश्रित हो गए और अवध उनका मित्र बन गया। ठीक है। द अलायंस विद अवध क्वेल्ड कंपनीज फियर्स फ्रॉम मराठा अटैक। इन द मीन्स टाइम मीर जाफ़र हैड अगेन बीन मेड नवाब ऑफ बंगाल। इस प्रकार मराठाओं के आक्रमण का डर ख़त्म हो गया क्योंकि कंपनी उनसे लड़ती और मीर जाफ़र जो थे उनको फिर से जो बंगाल का नवाब बना दिया गया था। अब शुरू होते हैं एंग्लो मैसूर वार। अंग्रेज़ों में और मैसूर में जो युद्ध हुए वो किस तरीके से। द रूलर ऑफ मैसूर वाडियार हैड बिकम वीक। धीरे धीरे जो मैसूर के जो शासक वाडियार शासक थे वो धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जा रहे थे। ओके, किस तरीके से देखिए, सॉरी पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना धीरे धीरे अपना स्थापत्य तो बढ़ाती जा रही थी। आफ्टर इस्टेब्लिश देयर सोवर्जिनिटी ओवर बंगाल द ब्रिटिश टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड द साउथ। बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद वो अब साउथ की तरफ बढ़े। देयर वर 3 मेजर पावर इन द साउथ। साउथ में 3 मुख्य शक्तियाँ थीं। द मराठास, एक तो मराठा, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड हैदर अली इन मैसूर। हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर में हैदर अली। इट बिकम imperative for the British to keep these power divided and win the निज़ाम to their side। इसके लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनको लालच दे लिया और उन्हें अपनी तरफ मिला लिया। अब मैसूर और अंग्रेज़ों का जो युद्ध हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। द रूलर ऑफ मैसूर वाडियार हैड बिकम वीक। धीरे धीरे वो लोग वाडियार जो राजा थे वो दुर्बल हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे। हैदर अली वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मैसूर आर्मी। जो हैदर अली थे वहाँ के जो कुशल एक काफ़ी एक्टिव सेना नायक थे, कमांडर थे करके हैदर अली ने इसके योग्य तथा कुशल सेना नायक हैदर अली ने वहाँ के राजा को सेना नायक थे। ही वॉज अ ब्रिलियंट जनरल एंड श्यूड डिप्लोमेट। बहुत ही अच्छे सेना नायक होने के साथ साथ अच्छे राजनीतिक थे। ही सर्प्ड द थ्रोन एंड एस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर मैसूर। उन्होंने वहाँ के राजा को हटा करके खुद वहाँ पर कब्जा कर लिया था। द ब्रिटिश वर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग पावर ऑफ हैदर अली। ब्रिटिशर्स भी उनके उससे डर गए थे, जो उनकी पावर वहाँ बढ़ती जा रही थी। बढ़ते प्रभाव के कारण अंग्रेज़ों को भी थोड़ी सी शंका, डर बैठ गया था। 4 वॉर्स वर फॉट फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन द ब्रिटिश एंड मैसूर। 4 युद्ध हुए दोनों की सुप्रीमेसी तय करने के लिए कि कौन ज़्यादा है प्रतिस्पर्धा के बीच में। तो पहला जो हम देखेंगे 1769 से 1799 तक हुआ। द फर्स्ट वार वॉज फॉर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ वॉर इन हेस्टिंग। हैदर अली वॉन द वॉर एंड द फोर्स द ब्रिटिश टू साइन अ ट्रीटी। इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई थी और उन्होंने एक दबाव बना दिया था, एक संधि साइन करने के बाद। दिस ट्रीटी बोथ द साइड रिटर्न द प्रिजनर ऑफ वॉर एंड कनकर्ड टेरिटरीज एंड प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर व्हेन अटैक्ड बाय अ थर्ड पार्टी। इस संधि में क्या क्या था वो आपको मैं बताती हूँ।
इस संधि में हैदर अली को अंग्रेज़ों ने आश्वासन कि मैसूर पर मराठाओं के आक्रमण किए जाने की स्थिति में वो सहायता करेंगे। इसके साथ साथ ही जो शर्तों के अनुसार जो आश्वासन दिया था, इस कारण दूसरा मैसूरी और बाद में उन्होंने इन दो को माना नहीं, तो इससे क्या हुआ कि दूसरा मराठा युद्ध फिर से शुरू हो गया था। बट द ब्रिटिश डिड नॉट कीप देयर साइड ऑफ द पैक्ट, उन्होंने अपनी तरफ का समझौता नहीं माना। दिस रिजल्ट इन द सेकेंड इंग्लिश मैसूर वॉर इन विच द फ्रेंच कंपनी हेल्प्ड हैदर अली। फिर दूसरा युद्ध हुआ हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में। इसमें जो फ्रेंच कंपनी थी उन्होंने हैदर अली की मदद की। और आफ्टर हैदर अली डेथ, और हैदर अली की डेथ के बाद टीपू सुल्तान कैरिड ऑन द वार, उन्होंने इसको चालू रखा। अल्टीमेटली अ पीस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान, दोनों के बीच में फिर एक शांति समझौता हुआ। टीपू डिसलाइक द ब्रिटिश, टीपू अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करते थे। ही ट्रेंड हिज आर्मी इन द यूरोपियन स्टाइल टू एक्सपेल द इंग्लिश फ्रॉम इंडिया, उन्होंने अपनी आर्मी को अंग्रेज़ों की तरह ही युद्ध सिखाया और इंग्लिश जो राज्य था उसको धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश में टीपू सुल्तान लग गए। इसके बाद हैविंग नोन द इंटेंशन ऑफ टीपू सुल्तान, द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। द निज़ाम एंड द मराठास वर ऑन द साइड ऑफ द इंग्लिश, सो टीपू हैड टू फाइट इट अलोन। ही वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, टीपू हैड टू गिव अवे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी। अंग्रेज़ों को कुछ समझ में आने लग गया था, तो अंग्रेज़ों ने टीपू को दुर्बल करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए जो मराठा थे वो अंग्रेज़ों से मिल गए थे। निज़ाम और मराठा दोनों अंग्रेज़ों से मिल गए थे। तो टीपू सुल्तान जो थे इस युद्ध में अकेले पड़ गए थे और इस युद्ध में उनकी हार हो गई थी। और फिर उनके बीच में फिर एक संधि हुई और इस ट्रीटी के बिहाफ में जो टीपू सुल्तान थे उनको अपना राज्य का बहुत बड़ा एरिया जो है वो अंग्रेज़ों को देना पड़ा था। टीपू अगेन ट्राइड टू इस्टेब्लिश हिज पावर, उन्होंने फिर अपनी पावर को, शक्ति को इकट्ठी करने की कोशिश की थी। ही सेंट हिज इनवॉइस टू अरेबिया, काबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, फ्रांस एंड मॉरिशस टू अपील फॉर हेल्प। तो टीपू सुल्तान ने अपने दूत भेजे काबुल, कुस्तुनुतिया, फ्रांस और मॉरिशस, और वहाँ से भी सहायता मांगने का प्रयास किया था। एट द टाइम ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द इंग्लिश कंपनी वॉज लॉर्ड वेलेज़ली। उस समय वहाँ के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड वेलेज़ली थे। इन अकॉर्डेंस टू हिज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, ही डिक्लेयर द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। और अपने उस समय जो गवर्नर जनरल वेलेज़ली थे वो उनकी विस्तारवादी नीति थी, एक्सपेंशन करना चाहते थे अंग्रेजी राज्य का, और उन्होंने चौथे युद्ध की घोषणा कर दी अंग्रेजों टीपू सुल्तान के खिलाफ, और चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। टीपू वाज seized in his capital where he met a martyr death and the British captured Mysore। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू जो थे वो शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, और उस तरीके से मैसूर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। अब ये तो था एंग्लो मैसूर वार। अब हम पढ़ते हैं द एंग्लो मराठा वॉर्स। मुंबई वाज द वेस्टर्न इंडियन सेंटर ऑफ द ब्रिटिश ट्रेड, बट द सराउंडिंग एरिया वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द मराठास, ड्यू टू विच द ब्रिटिश वर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल। आफ्टर मैसूर द मराठा वर द ओनली पावर लेफ्ट टू चैलेंज द ब्रिटिश अथॉरिटी। मुंबई अंग्रेज़ों के जो वेस्ट पार्ट में जो व्यापार था उसका प्रमुख केंद्र थी, लेकिन जो उसके आसपास के जो एरिया थे वहाँ पर मराठाओं की सत्ता या कब्जा था। इस कारण से अंग्रेज़ वहाँ पर अपना अधिकार पूरी तरीके से स्थापित नहीं कर पा रहे थे। मैसूर को हराने के बाद केवल मराठा ही ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के लिए चुनौती बनकर सामने खड़े हुए थे। अंग्रेज़ों ने मराठाओं के धीरे धीरे अगेन आफ्टर चैलेंज ब्रिटिश अथॉरिटी। द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू इंटरफेरेंस इन द इंटरनल The British were trying to interference in the internal affairs of the Marathas. Unfortunately, in the Third Battle of Panipat 1761, the Maratha power was crushed by Abdali. After the death of the able Maratha ruler Mahadev Rao, Raghunath Rao, the uncle of the minor ruler, staked his claim for the throne.
धीरे धीरे अंग्रेज जो थे वो मराठाओं के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप करने लग गए। उसी समय 1761 में अब्दाली अहमद शाह अब्दाली के हाथों पानीपत का जो थर्ड बैटल हुआ था उसमें पराजित होने के कारण मराठाओं की स्थिति कुछ कमज़ोर हो गई थी और जो योग्य जो पेशवा थे वहाँ के उनकी मौत हो गई थी। माधवराव भी को भी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो उनके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा पद अपना दावा प्रस्तुत किया था वो वहाँ के पेशवा बन गए थे। नाना फडणवीस एंड अदर मराठा सरदार द भोंसले, द गायकवाड़, सिंधिया एंड द होलकर्स डिड नॉट सपोर्ट हिम। तो जो रघुनाथ राव को जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे कौन कौन, नाना फडणवीस, मराठा सरदार भोंसले, गायकवाड़, सिंधिया एंड होलकर, ये उनको सपोर्ट नहीं। रघुनाथ राव एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश एंड गॉट देयर सपोर्ट। तो रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों के साथ एक समझौता कर लिया था। इस प्रकार से मराठाओं के मामले में भी अंग्रेज़ों को घुसने का मौका मिल गया था। ठीक है। इन 1775 द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट। 1775 में पहला अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था। दिस वॉर रिमेन्ड इनडिसिसिव एज ऑल द मराठा पावर्स फॉट अनटाइडली यूनिटेडली एंड फॉर द नियर 20 years पीस वॉज मेंटेन्ड। सारे मराठा इस युद्ध में एक साथ होने के कारण और जीते और ये अनिर्णित रहा और लगभग 20 सालों तक उन्होंने अपना शासन शांतिपूर्वक किया। अब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, Second Anglo-Maratha was fought during the reign of Lord Valerie when the contemporary Maratha ruler Bajirao Peshwa II had already signed a pact with the British. लॉर्ड वेलेजली के समय लड़ा गया था और जो तत्कालीन वहाँ के जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड, उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। ये कहते इन ऑर्डर टू एक्वायर the help of British, he had accepted all the terms of the treaty. The powerful Maratha chiefs, the Bhonsle and the Sindhia, declared war against the British in 1803 to maintain their independence. But शक्तिशाली मराठा सरदार जो थे जैसे भोंसले और सिंधिया, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए 1803 में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और ये लड़ाई लड़े। Both of them were defeated and were left with no other alternative but to enter into separated treaties. दोनों की युद्ध में हार हो गई, उनके पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं। So with the British in the beginning, the Holkar remained aloof, but soon they also fought against the British to maintain their independence. बाद में होलकर भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ब्रिटिशर से लड़े। The ruler of भरतपुर राजस्थान helped him. भरतपुर के शासक ने उनकी मदद की थी। Although the British forces were able to defeat the Holkars, they were unable to defeat Bharatpur and ultimately signed a pact with the ruler of भरतपुर। आरंभ में होलकर इस युद्ध से अलग रहे थे, किंतु उसने भी अपनी ही आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू किया। राजस्थान के जो भरतपुर के राजा थे उनने उनका साथ दिया और होलकर, हालांकि अंग्रेज़ों ने होलकर को तो हरा दिया था, किंतु वो भरतपुर के राजा को नहीं हरा पाए थे और अंत में अंग्रेज़ों को भरतपुर के जो राजा थे उनसे संधि करनी पड़ी थी। ओके, नाउ कम टू द थर्ड एंड द लास्ट एंग्लो मराठा वॉर was fought during the reign of Lord Hastings. The Peshwa already signed subsidiary alliance with the British, but in 1817 the British started putting pressure on the Peshwa to sign a new subsidiary alliance. 1817 से 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में पहले से ही जो सब्सिडरी अलायंस थी, सहायक संधि थी, उसको स्वीकार कर चुके थे, लेकिन एक नई उन पर 1817 में एक नई सब्सिडरी अलायंस पर साइन करने के लिए दबाव डाला जाने लगा। परिणाम क्या हुआ? प्रेशर ऑन द पेशवा टू साइन अ न्यू सब्सिडरी अलायंस एंड टू relinquish his position as the leader of the Maratha Federation. The Peshwa Bajirao II, angered the continuous interference by the British, declared on
वार ऑन देम। लगातार हस्तक्षेप करने के कारण जो बाजीराव सेकंड थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है। द भोंसले एंड द ऑल्सो डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसी के साथ साथ भोंसले और होलकर्स ने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई की घोषणा कर दी। द ब्रिटिशर्स डिफीटेड द होलकर्स, द भोंसले एंड द पेशवा इन सेपरेट वॉर्स। ब्रिटिशर्स ने उन सबको अलग अलग युद्धों में आसानी से हरा दिया। ठीक है। द ब्रिटिश डिफीटेड ओके हो गया। अ पोर्सन ऑफ द पेशवा टेरिटरी वाज गिवन टू द डिसेंडेंट्स ऑफ द शिवाजी एट सतारा and the rest was ceded to the British Empire. The other Maratha chief Bhonsle, Holkar, Scindia and the Gaikwad were brought under the suzerainty of the British. After defeating the Marathas, the British become a paramount power in India. पेशवा के राज्य का एक बड़ा सा भाग शिवाजी को दे दिया गया और बाकी अंग्रेज़ों को मिल गया। और जैसे अन्य मराठा सरदार थे जैसे भोंसले, होलकर, सिंधिया और गायकवाड़, इनको भी इनकी जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री जो पावर थी उसको कम करके अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिया। और धीरे धीरे इस तरीके से मराठा शक्ति भी ख़त्म हो गई भारत में और अंग्रेज़ भारत के प्रमुख सत्ताधारी या प्रमुख पावर बनकर यहाँ पर पैरामाउंट में सत्ताधारी बनकर उभर कर आए। ओके, सो दैट्स इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। थैंक यू।